नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि इस साल का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में जो एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन सीधे-सीधे बन जाते हैं। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, वो इस टॉपिक से बहुत ईज़िली आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के 2026 के लिए नोटिफ़िकेशन भी आ चुका है, जिनको नहीं पता है, वो ज़रूर ध्यान से देखें, नोटिफ़िकेशन आ चुका है और जिनको फॉर्म फिल अप करना है, फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। 24 फ़ेब तक इसका लास्ट डेट है, 24 फ़ेब को इसका लास्ट डेट है। तो आज का जो टॉपिक है वो फिस्कल मैटर्स है। इस बार के बजट में अगर आप देखेंगे तो 16th फाइनेंस कमीशन को ले ने जो रिकमेंडेशंस की थी, उसको सरकार ने मान लिया है। जैसे 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया है कि भई पैसे का जो बँटवारा है वो कैसे हो? जैसे आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एक क्या है अ गार्जियन है या एक मुखिया है ना? मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ कि ये एक मुखिया है, जो कि कमाता है ना? कमाने का काम मुखिया का है और जो स्टेट होती हैं, है ना? इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट हैं, ये क्या है? फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? फैमिली मेंबर्स हैं इसके। जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको चलाना है घर वगैरह, तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसके लिए कौन-सा कमीशन बनाया जाता है? फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और अगर फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। यानी फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको प्रेसिडेंट हर 5 साल पर या ज़रूरत पड़ने पर उससे पहले भी उसका फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसमें क्या रिकमेंड किया गया है इस बार में और बजट में इसकी रिकमेंडेशन को माना गया है कि इसमें ये माना गया है कि 41% जो है 41% शेयर ऑफ डिवैल्यूएशन किया जाएगा। कितना? 41% शेयर किसको दिया जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा। तो सरकार ने ये तय किया है कि जो भी टैक्स इकट्ठा हुआ है ना? जो भी टैक्स गवर्नमेंट को इकट्ठा हुआ है, उसका 41% सीधे वो राज्यों को दिया जाएगा। यानी कि सरकार अगर क्या कर रही है? अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर ₹100 कमा रही है, कितना? ₹100 कमा रही है, तो उसमें से कितना 41 रुपीज़ किसको दे देगी? स्टेट्स को दे देगी, उनका अपना खर्चा घर वगैरह चलाने के लिए ताकि वे स्कूल, सड़कें, अस्पताल आदि बना सकें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.4 लाख का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इसके अलावा कुछ और ग्रांट्स भी दी गई हैं। क्या ग्रांट्स दी गई हैं? इसके अलावा सरकार ने 1.4 लाख करोड़ का 1.4 लाख करोड़ का अलग से पैसा दिया है और ये किसके लिए दिया है? खास तौर पर जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको दिया है और उसके साथ-साथ किस चीज़ के लिए दिया है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया है, आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है? डिज़ास्टर में आराम से चीज़ों को देखते हुए चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा अफेयर्स ग्रिड पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है? तो इस 16 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन 100% बनेगा आपका यूपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और बजट से तो ये सब क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसी तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट है ना? सीधी-सी भाषा में समझे, डेब्ट जो है उसको क्या करना है? उसको लेस करना है, कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। यानी कि जो कर्ज है या जो घाटा है उसको उस पर लगाम लगाने की बात इसमें की गई है। यानी कि यह हिस्सा सरकार की पॉकेट मनी और कर्ज के बारे में बताता है कुल मिला के। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसमें क्या किया गया है? आसान शब्दों में घाटा का मतलब क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? कि आपकी जो कमाई है, इनकम कम है और आपके एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल 4.4% पिछले साल का मतलब है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें, उससे घटाकर अभी कितना का टारगेट रखा गया है? 4.3% का टारगेट रखा गया है 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए।
तो जब सरकार कम उधार लेती है तो बाजार में महंगाई कम होती है और आम लोगों के पास लोन लेने और सस्ता होने की उम्मीद है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेब्ट रेशियो ऑफ 50% प्लस माइनस, ठीक है, 50% प्लस माइनस की बात की गई है बाय 2030। तो 2030 तक गवर्नमेंट ने क्या टारगेट बनाया है कि हम जीडीपी रेशियो का, है ना, डेप्ट जो है जीडीपी का 50% वन प्लस माइनस होगा, यानी 49% या 51% का टारगेट इसमें बनाकर रखा गया है कि हम जो है इतने पर लेकर आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एस्टिमेट किया गया था जीडीपी का, जो था वो कितना था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डेप्ट जीडीपी का 56.1% ऑफ जीडीपी। ये क्या है, ये डेप्ट है, इतना कर्जा था जीडीपी का 56.1%, ठीक है। अब इस साल का जो टारगेट रखा गया है, यानी कि 2026-27 का जो टारगेट रखा गया है वो 55.6% ऑफ जीडीपी रखा गया है। इसी तरीके से कम करते करते 2030 तक हमें कहाँ तक लेके जाना है, 50% प्लस माइनस वन तक लेकर जाना है अपने घाटे को, यानी कि उधारी कम करनी है और इनकम को बढ़ाना है। सीधी सी बात है, फिस्कल डेफिसिट किसे कहा जा सकता है? अगर एक सीधे से कॉन्सेप्ट को आप समझे, सीधी सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो फिस्कल डेफिसिट किसको कहा जाएगा? मैं इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट किसे कहा जाएगा? फिस्कल डेफिसिट की अगर यानी एफडी की बात करें तो जो टोटल गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं में से आप टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। मतलब मान के चलिए कि टोटल रिसिप्ट्स आपकी कितनी है, यानी कि कमाई कितनी है, 10,000 रुपए की कमाई है, और आप जो खर्च कर रहे हैं वो 12,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो माइनस में आपका कितना आएगा? तो माइनस में आपका 2,000 रुपीज आ जाएगा। 2,000 रुपीज के आने का मतलब ही क्या हो गया? 2,000 रुपीज के आने का ही मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि यहाँ पर मतलब ही यही हो गया कि आप 2,000 रुपये घाटे में हैं इस महीने, इस मंथ का। अगर आप अपने मंथ का, महीने का बजट बनाएंगे तो कितना, आप 2,000 रुपये घाटे में हैं, ठीक है। 2,000 रुपये का आपका घाटा यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 2,000 रुपये आपको कहाँ से क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करना पड़ेगा, है ना, बोरो करना पड़ेगा। अब ये जो बोरो किया है आपने, इसी को ही क्या कहा गया है? फिस्कल डेफिसिट कहा गया है। यानी कि सरकार का जीडीपी अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो कितना, हमने कितने परसेंट का लोन लिया हुआ है? 56.1% ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें तो इतना जीडीपी का, इतना जो है, जो इनकम है जीडीपी, इसका इतना परसेंट हमने केवल और केवल बोरोइंग किया हुआ है। यानी कि हम घाटे में है, डेफिसिट में। जितना कमाया इतना परसेंट हमने केवल और केवल किसको दे दिया? उधारी चुकाने के लिए हमने दे दिया है, ठीक है, उधारी चुकाने के लिए हमने दे दिया है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, ये फिस्कल कंसोलिडेशन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बजट में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें ये रिसिप्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन कई बार इनसे बना हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है ना। जब आप डेफिसिट को समझते हैं तो इन्हीं चीजों से समझते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि टोटल रिसिप्ट, तो रिसिप्ट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट होती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी गवर्नमेंट की ऐसी इनकम, मान लो ऐसी इनकम है जिसको पाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। आप यहाँ शॉर्ट में लिख नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी, किसी भी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी ओवर द गवर्नमेंट। और इसके साथ ही नॉट रिड्यूस, नॉट रिड्यूस इट्स असेट, यानी गवर्नमेंट के किसी भी असेट में क्या होगा कि कमी नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के किसी भी असेट में कमी नहीं होगी। मतलब ये समझिए कि आपके पास अगर कोई पैसा आता है ना, आपके पास कोई पैसा आता है तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना। जैसे कि अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ,
तो मेरे ऊपर क्या लायबिलिटी क्रिएट है, काम करने की, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। या फिर मैंने कोई अपनी असेट को सेल किया तब जाके मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जिसपे गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो आपको बदले में कुछ दे। और इसके साथ साथ ना ही गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट की किसी असेट्स में कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? एग्जाम्पल के रूप में जैसे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, टैक्स का कलेक्शन है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो एंड इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो इसमें गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि जिससे टैक्स लिया गया है उसी को ही सुविधा दे और दूसरे लोगों को ना दे। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पेनल्टी कलेक्ट करे गवर्नमेंट। आप जो है बहुत तेजी के साथ बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, गवर्नमेंट पुलिस ने पकड़ लिया और आपका क्या कर दिया, चालान कर दिया ना, चालान कर दिया, 10,000 रुपए का चालान कर दिया। अब आप 10,000 रुपये भरेंगे, तो इस 10,000 रुपये जो आपने गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो गवर्नमेंट क्या इसके बदले में आपको कोई सुविधा देगी? नहीं देगी। ठीक है, तो इसका टारगेट कितना रखा गया है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का, कि भाई 35.3 लाख करोड़ का इन रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार करना है, ऐसा इसमें टारगेट रखा गया है। इसी तरीके से एक दूसरा रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्रिएट अ लायबिलिटी, ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, और या किसी तरीके का असेट रिड्यूस होगा, रिड्यूस असेट, ठीक है, रिड्यूस असेट। या तो जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा ये कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट जो आपसे पैसा लेगी इसके बदले या तो लायबिलिटी उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको बदले में कुछ ना कुछ देगी, या फिर गवर्नमेंट ने किसी अपनी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा प्राप्त किया है, ठीक है, वो पैसा प्राप्त किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी में रिड्यूस या असेट में रिड्यूस होगा। जैसे कि मान लीजिए बोरोइंग इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट ने आपसे बोरो किया, गवर्नमेंट ने जब आपसे बोरो किया तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी है ना कि वो रिटर्न करेगा पैसा विद इंटरेस्ट। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर्स बेच दिए। अगर आप देखेंगे तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, इस इकोनॉमिक सर्वे में ये रिकमेंड भी किया गया है कि गवर्नमेंट को अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन को बदलना चाहिए और 51% से जो ऑनरशिप का परसेंटेज है वो 26% पर लाना चाहिए। इसको लेकर मैं पूरी फुल वीडियो बना चुका हूँ, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है, उसको आप अफेयर्स ग्रेड पर जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसको कितना करने की बात की गई है इस फाइनेंशियल ईयर में, कि हम 18.1 लाख करोड़ तक कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त करेंगे। तो यानी कि अगर हम बोलेंगे टोटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का क्या आ जाता है, टोटल रिसिप्ट आ जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के मेनली। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको कम करने की, इसको इस बार जो है कितना किया गया है, 41.3 लाख करोड़ का क्या रखा गया है, ये एक्सपेंडिचर रखा गया, खर्चा रखा गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये सबसे खतरनाक एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है, अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा समझेंगे, तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि गवर्नमेंट की किसी भी तरह की ये असेट को क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, आप यहाँ कह सकते हैं विच डू नॉट क्रिएट एनी असेट, ये किसी भी तरीके के गवर्नमेंट की असेट को क्रिएट नहीं करता है। यानी कि सरकार, अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि कोई हम असेट ले लें,
है ना, आपने कोई जमीन खरीद ली, तो आपका वो क्या पैसा क्या हुआ, एसेट्स उसने क्रिएट किया। लेकिन आप गए और आपने मूवी देख ली, तो आपने कंजप्शन पर्पस के लिए किया। तो ये इस तरीके के जो खर्चे होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, दे आर मेनली दे आर मेनली फॉर कंजप्शन पर्पस, उपभोग के उद्देश्य से ये खर्च किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसने ग्रांट दे दी, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स, स्टेट्स को ग्रांट दे दी। लेकिन क्या ये खर्च जो ग्रांट के रूप में दिया गया है पैसा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, वो रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं ना, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें किया गया खर्चा। जैसे आप कई एग्जाम्पल देखते होंगे कि सरकार ऐसे ही पैसा दे रही है लोगों को कई मामलों में, जैसे बिहार में आप देखेंगे जीविका योजना है, तो उसमें 10-10 हजार रुपए दे दिए, लेकिन क्या उसका कोई रिटर्न है इसका, नहीं है, गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार कई सारी योजनाओं के अंतर्गत क्या करती है कि पैसे को बांटती है, ठीक है, किसमें, पब्लिक में। लेकिन क्या वो पैसा वापस आ रहा है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट की किसी तरीके की असेट का क्रिएशन हो रहा है, या गवर्नमेंट को किसी तरीके का जो है रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होता है देश में, जिसकी वजह से भारत का बजट जो है वो घाटे का बजट बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें यहीं पर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। इसको शॉर्ट में कैपेक्स भी कहा जा रहा है। कैपेक्स क्यों, क्योंकि इस गवर्नमेंट के इस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं क्या, असेट्स, विच क्रिएट एन असेट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके के असेट्स को यहाँ पर क्रिएट करती है। मतलब जब खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो उससे कोई ना कोई असेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिज, पावर प्लांट, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीजें जो बन रही हैं। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए मशीनें खरीदी जा रही है, यानी कि एक तरीके से किसी न किसी तरीके असेट का, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। और इस बार भी इसको बढ़ाया गया है, कितना, 17.1 लाख करोड़ का इसका प्रावधान रखा गया है कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का आप अंतर देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सरकार के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार का बजट हमेशा घाटे का बजट बनता है। और उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को इन खर्चों को पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यूज जो रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इन दोनों को ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स है वो एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में कम है। और इस वजह से जो गैप बना हुआ है इन दोनों के बीच में, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। और यही बोरो क्या हो जाएगा, किस नाम से जाना जाता है, डेफिसिट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें दिखाई देगा। अगर आप डेफिसिट ट्रेंड की बात करेंगे, तो इस बजट में डेफिसिट ट्रेंड के रूप में क्या बोला गया है कि भाई आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट जो 25-26 में अनुमान है, ठीक है, 25-26 में उसके मुकाबले, या फिर आप देखें 2022-23 के मुकाबले, और 26-27 में 4.3, जिसका मैंने पीछे आपको बताया। रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, सीधी सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको माइनस कर दीजिए ना। आरडी क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करने की कोशिश की
गई है कि, और इसके साथ साथ प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? देखो, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है ना, जो फिस्कल डेफिसिट जितना भी आया है उसमें से माइनस कर दिया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट को। इंटरेस्ट पेमेंट को इसके द्वारा माइनस कर दिया जाता है, इसको माइनस कर दिया जाता है, किस इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की हुई है उन पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पे किया है उसको माइनस जब हम कर देते हैं किससे? फिस्कल डेफिसिट में से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है? हमारा निकल कर आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट को भी कम करने की बात इसमें की गई है कि इस बार 0.7 रहेगा परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ 0.7% ऑफ जीडीपी रहेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स दी गई किसको? स्टेट को। तो स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी गई है तो स्टेट उससे क्या करेगा? स्टेट सीधी सी बात है, हो सकता है उससे वो क्या बनाए? रोड्स रोड कंस्ट्रक्शन करवाए, या स्कूल बनवाए, डैम बनवाए। ठीक है, इस पर ये खर्च करेगा। तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो ये खर्चा है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए क्या किया जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, ये गवर्नमेंट का जो पार्ट है जो ग्रांट के रूप में दिया हुआ है, उसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट में से। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ये रेवेन्यू डेफिसिट आया है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट में से वो उस चीज को माइनस कर दिया जाता है जो स्टेट ने कैपिटल फॉर्मेशन में खर्चा किया है, जो ग्रांट का पैसा। ठीक है, तो क्या आ जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए, ईआरडी निकालने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट में से कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन किसने किया? स्टेट ने किया। स्टेट ने किससे किया? जो उसे ग्रांट मिला था। तो सेंट्रल के पॉइंट से तो जो स्टेट को दिया गया ग्रांट है वो क्या कहलाएगा? वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया, जिससे वापस नहीं आएगा। लेकिन उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर कुछ पैसा इस जो स्टेट है उसने किसमें? कैपिटल फॉर्मेशन में से किया, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से क्या किया जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है उसको माइनस कर दिया जाएगा। क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा निकल। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप देख रहे हो कि इस बार का क्या टारगेट रखा गया है ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। मेरा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे ये था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे वो ये था कि आप इन सब चीजों के थ्रू क्या करें कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि रेवेन्यू एफडी क्या है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। टोटल रिसिप्ट अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है, तो इन दोनों का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है इनका। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम बोल रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है वो हमारे सामने आ जाना चाहिए। और जब हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो भी हम पीछे पढ़कर आना है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ईजी है, आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसमें से स्टेट को जो ग्रांट दिया गया है उस ग्रांट में से जितना भी पार्ट, एक बार और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर स्टेट को 100 रुपया दिया गया एज अ ग्रांट, 100 रुपया दिया गया। स्टेट ने इसमें से 80 रुपीज का क्या किया? कैपिटल फॉर्मेशन किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट में से 80 रुपीज को माइनस कर देगी। ठीक है, 80 रुपीज को माइनस कर देगी, क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में चला जाएगा, यानी कि उधर आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ ये चीज देखी जाएगी। समझ में आई बात? तो इस चीज को ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में आ जाता है।
तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा। जो लोग एंड तक बने रहे उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली होगी। बहुत से होते हैं कि थोड़ी देर में स्किप करके भाग जाते हैं। जो जल्दी में रहता है उसके लिए यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। प्री बहुत ईज़िली निकल जाता है। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग हो तो अफेयर्स ग्रिड के साथ बने रहें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में इस पूरे टर्म को, कॉन्सेप्ट को, और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।